एस्पायरेंट्स, वेलकम टू सीआरएम आईएएस। स्वागत है आप सभी का हमारी इस करंट अफेयर्स की सीरीज में। मैं हूं वेदिका एंड आज हम देखने वाले हैं 11 सितंबर के करंट अफेयर्स को। ठीक है, देखिए कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, इसमें से टॉपिक नंबर 4 देखिए, कहता है इजराइल्स अटैक ऑन दोहा। इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से हम मेंस के पर्सपेक्टिव से। इसमें देखेंगे हम कि इजराइल ने जो अटैक किया है दोहा पे, वो यूएस के इंटरेस्ट को, यूएस का जो मिडिल ईस्ट में इंटरेस्ट है उसका जो एक प्रभाव है उसको कैसे हैम्पर करता है, कैसे इफ़ेक्ट करता है, इंडिया का इसमें क्या एक रोल हो सकता है, इंडिया के लिए कैसे ये एक कह सकते हैं एक मौका हो सकता है, इसको डिस्कस करेंगे। देखिए कुछ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे कि जीएसटी 2.0 देखेंगे इंपॉर्टेंट क्यों है। ये बेसिकली इसमें जो चेंजेस किए गए हैं उसको डिस्कस करेंगे, साथ ही समझेंगे। फोकस हमारा इस पर रहने वाला है कि ये अगर पूछता है एग्जाम में तो इसके आर्गूमेंट्स हम क्या दे सकते हैं कि किस प्रकार से पॉजिटिव है। फिर देखिए जियो टैगिंग, इसको डिस्कस हमने पहले भी कर रखा है, बस इस आर्टिकल में कुछ नए फैक्ट सामने आए हैं, इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जियो टैगिंग किससे रिलेटेड है, तो सेंसस जो होने वाला है 27 में, उसमें कहा गया है कि हर एक बिल्डिंग को जियो टैग किया जाएगा। इसको समझेंगे, बिल्डिंग को जियो टैग करते कैसे हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। फिर देखिए एक टर्म दिया गया है फुल्ली लिटरेट। हम किस राज्य को बोलेंगे, किस स्टेट को बोलेंगे कि ये स्टेट फुल्ली लिटरेट है, 100% लिटरेसी है यहाँ पे, इसको समझेंगे। फिर देखिए कन्फ्लिक्ट बिटवीन डीआरसी एंड रवांडा, दो कंट्रीज़ हैं, इस अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, मिनरल रिच कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा है इनका अपना आपस का है, उसको थोड़ा देखेंगे हम। और जियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है इसका, इसको समझेंगे हम। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले देखिए एक रिक्वेस्ट है, आपको लगता है अगर कि हमारी वीडियोज़ अच्छी हैं, आपका समय वेस्ट नहीं होता है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट टॉपिक कहता है जॉइंट एंड न्यू जर्नी अलॉन्ग एससीओ पाथवे। हमने देखा था डिस्कशन में अपने, जो एससीओ मीटिंग हुई है तियानजिन चाइना में, यहाँ पे भारत गया था इसको अटेंड करने के लिए। ये इम्पॉर्टेंट किस संदर्भ में था, यूएस ने टैरिफ लगा रखा है भारत के ऊपर, इंडियन इंपोर्ट्स के ऊपर, तो इसके रिस्पेक्ट में देखा था हमने कि चाइना कैसे एक लॉन्ग टर्म पार्टनर के रूप में सामने आ सकता है। अगर हम अपने इश्यूज़ को, अपने मुद्दों को इससे रिजॉल्व कर लें, इसको ख़त्म कर लें, तो एक लंबे समय तक हम कह सकते हैं इससे हम हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि चाइना काफ़ी आगे है हमसे। वो टेक्नोलॉजीज़ हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो, डिफरेंट और चीज़ें हो, चाइना बहुत आगे है। तो चाइना पे हम बेसिकली हमने देखा था हम डिपेंडेंट है इम्पोर्ट्स के लिए। ठीक है, तो हमने ये भी देखा था कि नए नए कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए थे, जैसे कि जो चाइनीज़ हेड हैं उन्होंने कहा था जीजीआई के बारे में। मोदी जी ने कहा था एक सिविलाइजेशनल डायलॉग स्टार्ट करना चाहिए। हमने हर एक आयाम को डिस्कस किया हुआ है अपने लास्ट 2 लेक्चर्स में। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है बेसिकली, एक जैसे कि आप जब मेंस में आंसर लिखोगे, आपने सब कुछ को डिस्कस कर दिया। ठीक है, कंक्लूड कैसे करोगे, है ना, मोटा मोटा कैसे बताओगे कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, भारत चाइना का जो रिश्ता है, ठीक है, इशू सब कुछ है, बट आगे कैसे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको देखेंगे हम। देखिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं पहले। तो कहता है कि ये जो एससीओ समिट तियानजिन चाइना में अभी हुई है, जो रिसेंटली हुई है, कहता है लार्जेस्ट सिंस द ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिशमेंट। जब से कि एससीओ स्टैब्लिश हुआ है उसके बाद से कहता है कि ये जो अभी मीटिंग हुई है एससीओ मेंबर्स की, ये सबसे बड़ी मीटिंग है। यहाँ पे कहता है कि 23 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, इसमें इंडिया भी इंक्लूडेड था। 10 हेड्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, 10 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ऐसी हैं जहाँ के हेड आए थे। तो आपको देखिए फैक्ट्स ध्यान में रखना है, ये पूछ सकता है प्रीलिम्स में, एससीओ का बेसिक कुछ फैक्ट दे देगा, कहाँ पे इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मेंबर्स कितने, बट एक लाइन दे देगा कि यहाँ पे इस बार का ये लार्जेस्ट मीटिंग था। आप वहाँ कन्फ्यूज़ कर जाओगे। आपको ध्यान क्या रखना है, एससीओ की ये वाली मीटिंग क्या थी, अभी तक की लार्जेस्ट मीटिंग थी। क्यों, क्योंकि 23 कंट्रीज़ यहाँ पे आए थे मीटिंग में शामिल होने के लिए, और 10 हेड्स कहता है जो अंतर्राष्ट्रीय डिफरेंट संस्थाएं हैं, जैसे कि यूएन है, वर्ल्ड बैंक वगैरह है, एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं, तो वैसे इंटरनेशनल संस्थाओं के 10 हेड्स वहाँ पे मीटिंग के लिए आए थे। ठीक है, देखो यहाँ पे छोटा सा दिया गया है एक आउटकम, हमने देखा था लास्ट टाइम कि जीजीआई के बारे में। ठीक है, इसमें कहता है एक और, इसका देखिए आयाम क्या था कि एससीओ यूनिवर्सल सेंटर फॉर काउंटरिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, एससीओ डेवलपमेंट बैंक, एससीओ एंटी ड्रग सेंटर, इन चीज़ों को भी इस्टेब्लिश करने की बात यहाँ पे की गई थी। ठीक है, यहाँ देखिए इसको स्टार करेंगे हम। सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल रहा है इस मीटिंग का वो क्या है कि अभी हमने देखा था कि जो ट्रम्प साहब हैं
उनका क्या कह सकते हैं पर्सपेक्टिव है, उनका सोचने का तरीका क्या है, वो मल्टीलैटरल चीज़ों पे फोकस ना करके बाईलैटरल रिलेशंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आप जब न्यूज़ को पढ़ोगे, आप अगर फॉलो कर रहे हो, समझोगे इस चीज़ को आप, कि जो ट्रम्प साहब हैं उनका अप्रोच क्या है, उनका विश्वास किस चीज़ में है, तो बाईलैटरल कंट्री टू कंट्री अरेंजमेंट में है। लेकिन हम जो कि जिस समय में जी रहे हैं यहाँ पे मल्टीलैटरल चीज़ों का ज़्यादा महत्व है, ठीक है, क्योंकि एक रूल बेस्ड कहते हैं, एक नियम बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए। तो ये जो मीटिंग हुई है कहता है उसने इस चीज़ पे जोर दिया है, मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम। इसका मतलब है कंट्री ए है, कंट्री बी है, सी डी ई डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, सबका आपस में समन्वय है, सब कोई एक रूल को फॉलो करते हैं, सब कोई का एक्शन हम कह सकते हैं कि प्रेडिक्टेबल है, ठीक है। तो देखिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक और क्या बताई गई बात कि चाइना ने क्या डिक्लेयर किया है, वो क्या करेगा कि SCO कोऑपरेशन, ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स को इस्टेब्लिश करेगा, किस चीज़ के लिए, कोऑपरेट करने के लिए, ग्रीन इंडस्ट्रीज़ में, डिजिटल इकोनॉमी में, एंड कहता है सेटअप 3 मेजर कोऑपरेशन सेंटर्स फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, हायर एजुकेशन, वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन। कहता है कि ऐसी संस्थाएं, ऐसे प्लेटफॉर्म से बनाएगा जो इंटरेस्टेड कंट्रीज़ हैं वो चाइना को बोल सकते हैं कि आप ऐसा ऐसा चीज़ मेरे देश में करो, ठीक है। फिर देखिए हमने इसको डिस्कस कर रखा है, GGI ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव। ये इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि इसमें जो चाइनीज़ हेड थे उन्होंने कहा था कि अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है कि US क्या कर रहा है, सब पे टैरिफ लगा रहा है, डिफरेंट कंट्रीज़ को वो सैंक्शन कर रहा है, तो इस माहौल में हमें फोकस किस चीज़ पे करना चाहिए, ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव जैसी चीज़ों पे। इसका मतलब क्या है कि ग्लोबली हम लोग ऐसी कोई चीज़ों पे अग्री करें जिसको कि क्या मतलब एक मोटा समझिए आप, जिसको कि सबको लेके चल सके, मतलब किसी एक के लिए हार्मफुल ना हो, किसी के लिए फ़ायदेमंद ना हो। ग्लोबल गवर्नेंस मतलब एक ऐसा कोई रूल हो, कोई कॉमन प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे कि हर कोई अग्री कर सके, जहाँ पे कि कन्फ्लिक्ट की संभावना कम हो, ठीक है। अडेयरिंग टू सोवरेन इक्वालिटी, देखिए हमने इस कॉन्सेप्ट को अपने आई थिंक लास्ट 2 लेक्चर्स में काफ़ी डिस्कस किया है कि सोवरेन इक्वालिटी क्या होता है, ट्रू मल्टीलैटरलिज्म क्या है। आई थिंक येस्टरडे के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है इसको। एक सेकेंड। तो सोवरेन इक्वालिटी क्या होती है, कॉन्सेप्ट है। सोवरेन का मतलब क्या होता है हम जानते हैं, जहाँ पे कि अपना डिसीजन हमको खुद लेना है, जहाँ पे कि दूसरे पे हम निर्भर नहीं हैं अपने डिसीजंस को लेने के लिए। इक्वालिटी, समानता। तो ये उस प्लेटफॉर्म की बात करी जा रही है जहाँ पे सपोज करिए एक संस्था है जहाँ पे 20 कंट्री मेंबर्स हैं, कुछ छोटी कंट्रीज़ होंगी, कुछ बड़ी, कुछ कमज़ोर, कुछ ताकतवर। तो जब सोवरेन इक्वालिटी की बात हम करते हैं उसमें हमको ये समझने की बात है कि वहाँ पे आपके कंट्री के साइज़ से, उसके पावर से इन्फ्लुएंस नहीं होगा डिसीजन। आपकी जो समस्याएं हैं, अगर कोई स्मॉलर कंट्री है उसकी कोई समस्या है, उसको भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाएगा जितना कि किसी बड़ी कंट्री को, ठीक है। सिंपल टर्म्स मतलब है। फिर कहता है इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ, वही कह रहा है बार बार। देखिए मुद्दा बेस यहाँ पे यही है, एक कॉमन ऐसा कोई स्ट्रक्चर बने, जैसे जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हम जानते हैं क्या हुआ था, धीरे धीरे डिफरेंट संस्थाएं बनी थी। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड को एक सर्टेन दिशा देने के लिए वो धीरे धीरे गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ा रही है। क्यों? स्पेशली ड्यू टू डोनाल्ड ट्रम्प्स टैरिफ पॉलिसीज़। अभी फिर से वही कहा जा रहा है कि ऐसा कोई सिनेरियो फिर से बने जो कि सारी कंट्री जिस पे अग्री करे, जहाँ पे कि कोई एक कंट्री डोमिनेंट ना हो जाए। फिर मल्टीलैटरलिज्म, देखिए व्हाट इज़ मल्टीलैटरलिज्म। मल्टीलैटरलिज्म का मतलब क्या होता है हमने इसको पहले भी डिस्कस कर रखा है कि जहाँ पे देखिए बाई का मतलब होता है दो, बाईलैटरल दो, मल्टीलैटरल 3 या मोर देन 3 कंट्रीज जहाँ पे हैं उसको हम कहते हैं मल्टीलैटरलिज्म। एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रू मल्टीलैटरलिज्म। आप देखोगे हमारे 6-7 सितंबर के लेक्चर में या फिर कल के परसों के लेक्चर में देखोगे आप, उसमें डिस्कस किया गया है व्हाट इज़ ट्रू मल्टीलैटरलिज्म। अगर हम मल्टीलैटरलिज्म के कॉन्सेप्ट में जो कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेन इक्वालिटी है, जैसे कि मल्टीलैटरलिज्म प्लस कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेन इक्वालिटी, इसको ऐड कर दें तो बनेगा ये ट्रू मल्टीलैटरलिज्म। मतलब क्या है कि डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, वो ट्रेड कर रही हैं एक दूसरे से, मल्टीलैटरल स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छी बात है। बट उसमें अगर कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी आ जाती है कि जहाँ पे आपकी समस्याएं, आपका कुछ पॉलिसीज़ है, आप छोटे कंट्री भी हो, आपका कुछ प्रायोरिटीज़ है, कुछ पॉलिसीज़ हैं, उसको बड़ी कंट्री भी उतना ही सम्मान दे जितने की बड़ी कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ को रिस्पेक्ट दिया जाता है, तो उसको बोलेंगे हम ट्रू मल्टीलैटरलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक फैक्ट छोटा सा है, इंडिया ने कब ज्वाइन करा है SCO को? 17 में। ठीक है, फिर
ये कहता है दिस ईयर मार्क 75th एनिवर्सरी ऑफ चाइना इंडिया डिप्लोमेटिक रिलेशंस। इसको देखिए कुछ फैक्ट सिंपल लगते हैं देखने में, बट एग्जाम में जब डाल देता है तो उस माहौल में, उस प्रेशर में आप उसको गलत कर देते हो। तो ये 75वां एनिवर्सरी है किस चीज़ का? चाइना इंडिया के डिप्लोमेटिक टाइज का। ठीक है, यहाँ देखिए इसकी बात हम कर रहे थे कि जब मेंस में आप सब कुछ लिखोगे तो कंक्लूड कैसे करोगे, वे फॉरवर्ड क्या है। यहाँ देखो इसमें कहता है, जो एम्बेसडर है चाइना के भारत में, उनके द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है, उन्होंने कहा है कि वी शुड अपहोल्ड इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग्स रीच्ड बाई टू लीडर्स एज गाइडेंस, पुश बायलैटरल रिलेशंस फॉरवर्ड, मोर प्रैक्टिकल प्रोग्रेस। कहता है कि ठीक है डिस्प्यूट्स हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, बट कुछ मुद्दे ऐसे ज़रूर होंगे जहाँ पे कि दोनों की समानता हो, दोनों की सोच मिलती जुलती हो, तो उस पर फोकस करें हम। ठीक है, डिस्प्यूट्स को तो रिजॉल्व करना ही है, उनको सॉल्व करना ही है, बट फोकस हम किस पे करें? जिसमें कि दोनों कंट्रीज़ का एक सोच है, जहाँ पे कि आगे हम बढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर कहता है बायलैटरल रिलेशंस को पुश करो, ज़रूरत है डायलॉग्स करने की, इंगेजमेंट को बढ़ाने की। ठीक है, मोर प्रैक्टिकल प्रोग्रेस, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ बातों में नहीं, आपके यहाँ हम चले गए, आप मेरे यहाँ चले आओ, चर्चा हो रही नहीं, एक प्रैक्टिकल प्रोग्रेस की ज़रूरत है। बिकॉज वी आर बॉर्डरिंग कंट्रीज़, हम एशियन कंट्रीज़ हैं, बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, और ना चाइना हमें इग्नोर कर सकता है ना हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, देखो पहला कहता है, उन्होंने क्या बताया है कि गेट अलॉन्ग विद ईच अदर। ठीक है, रेस्पेक्ट, ट्रस्ट, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, परसूट ऑफ कॉमन डेवलपमेंट, विन विन कोऑपरेशन, ग्रेजुअली रिज्यूम वेरियस मैकेनिज्म्स फॉर डायलॉग एक्सचेंज बिटवीन टू गवर्नमेंट्स। वही कह रहे हैं यहाँ पे कि सबसे जो इम्पोर्टेंट मुद्दा क्या है भारत और चाइना के बीच में? ट्रस्ट डेफिसिट का, भरोसा नहीं करते हैं, चाहे वो बॉर्डर की बात हो, ट्रेड की बात हो, एक ट्रस्ट इशू है हमारे बीच में। तो इन्होंने कहा है सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा हमें, जो हमारे बीच में विश्वास की कमी है, ट्रस्ट डेफिसिट है, उसको आप रिजॉल्व करो। कैसे करोगे? तो बातचीत करके, डायलॉग से, एक्सचेंजेस को बढ़ा करके। ठीक है, सेकंड कहता है, देखो सेकंड कहता है डेवलपमेंट। ये जो हमने भी कहा था ना कि कुछ ऐसा कॉमन चीज़ है जो कि दोनों कंट्रीज़ के लिए सेम है, तो डेवलपमेंट ऐसा मुद्दा है जो दोनों कंट्रीज़ के लिए सेम है, क्योंकि चाइना इंडिया से बहुत आगे है बट स्टिल डेवलपिंग कंट्री है, भारत तो डेवलपिंग कंट्री है ही। तो यहाँ पे कहता है कि डेवलपमेंट ऐसा मुद्दा है जो कि चाइना के लिए, भारत के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है, तो उसको हम लोग सेंटर पे डाल के अपने रिश्तों को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कहता है बिगेस्ट कॉमन डोमिनेटर ऑफ टू कंट्रीज़, फैसिलिटेट ट्रेड, इन्वेस्टमेंट फ्लोज। कहता है देखो चाइना के पास क्या है, टेक्नोलॉजीज़ बहुत अच्छी है हमसे, ऑब्वियसली, चाहे आप बात करो सेमीकंडक्टर्स की, मेडिसिन की, किसी भी चीज़ में आगे है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे दिक्कत क्या है ना, आप देखोगे, आपने पढ़ा होगा कि चाइना में दिक्कत क्या हो रही है कि वहाँ की जो इकोनॉमी है वो क्या है, जो चाइना की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है, आप लिख सकते हो इसको एग्जाम में, हमने इसको भी डिस्कस कर रखा है। चाइना की जो इकोनॉमी है वो बेसिकली ग्लोबल ट्रेड डिपेंडेंट है। हमारी इकोनॉमी कैसी है, हमने बार बार डिस्कस करा है इसको लास्ट लेक्चर में भी। हमारी इकोनॉमी क्या है, कंजम्पशन ड्रिवन है, मतलब डोमेस्टिक जो पीपल खर्च करते हैं, क्योंकि हमारा ट्रेड में क्या होता है, डेफिसिट रहता है, हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। बट चाइना के साथ क्या है, वो एक्सपोर्ट बहुत करता है, बहुत एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, उसका ट्रेड सरप्लस रहता है, तो वहाँ पे कहता है कि वहाँ की जो इकोनॉमी है वो ट्रेड ड्रिवन है। तो चाइना के बारे में कहते हैं कि अगर ग्लोबल स्तर पे कुछ छोटी सी भी चेंजेस आती हैं तो भारत पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा, बट चाइना पे उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो चाइना क्या कर सकता है यहाँ पे, अब जैसे कि सिनेरियो अनसर्टेन है, यूएस की तरफ से है, वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से है, तो इंडिया एंड चाइना दोनों क्या कर सकते हैं कि इंडिया क्या है, कंजम्पशन ड्रिवन है, उसको इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, चाइना क्या है, चाइना के पास कहता है ग्लोबल ट्रेड ड्रिवन है, अगर ग्लोबल ट्रेड को ख़त्म कर दिया जाए, चाइना का अगर ट्रेड बंद कर दिया जाए, मतलब कम हो जाए, तो अच्छा खासा उस पर नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलेगा। तो चाइना भारत में क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। इससे क्या होगा, इंडिया का इन्वेस्टमेंट जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। जो चाइना है उसका भी कहता है, उसका जो ग्लोबल उसका डिपेंडेंस है उसको भारत की तरफ वो शिफ्ट कर सकता है। ठीक है, देखिए थर्ड क्या कहता है, यहाँ देखो गुड नेबरलीनेस फ्रेंडशिप, ये तो छोटी सी मतलब कॉमन सी बात है, आप पड़ोसी हो तो दुश्मनी सही नहीं है, ज्ञान की बातें हैं, फ्रेंडशिप ज़रूरी है। कहता है पीसफुल एग्जिस्टेंस के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं इनिशिएटेड बाय ओल्डर जनरेशन। कहते हैं जो हमारे पुराने कोई नेता हो चुके हैं, कोई महात्मा रह चुके हैं, उनके द्वारा कुछ ऐसी प्रिंसिपल्स को बताया गया है, इसको फॉलो करके हम आगे बढ़ सकते हैं। चूँकि हम नेबर्स हैं, हमको दोस्ती बना के रखनी चाहिए। ठीक है, वही सिंपल चीज़ें हैं, ट्रूली रिस्पेक्ट ईच अदर्स कोर इंटरेस्ट, मेजर कंसर्न्स, कंबाइन आवर स्ट्रेंथ टू मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। कहता है कि देखिए इशू कब आता है, जब आप सामने वाले को
या फिर सामने वाला आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, आपकी बातों को समझ नहीं रहा है, जैसे बॉर्डर इश्यूज़ ही हैं, तो हमारा कहना कुछ और है, उसका कहना कुछ और है। तो यहाँ पे देखिए मेन बात क्या है, जब तक चाइना और भारत के बीच का जो बॉर्डर इश्यूज़ है वो सॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक दिक्कत बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि देखिए ट्रेड है, देखिए यहाँ देखते हैं, पहले यहाँ देखिए इश्यूज़ बॉर्डर है, डिपेंडेंस ऑन चाइना रिगार्डिंग इम्पोर्ट्स, ब्रह्मपुत्र पे डिपेंडेंस है, डिप्लोमेटिक। तो जब तक कि भारत का जो इंडिया का जो इशू है विद चाइना विद रिस्पेक्ट टू बॉर्डर वो रिजॉल्व नहीं हो जाएगा, बाकी जो इश्यूज है वो सेकेंडरी हैं। मेजर हमारा क्या है, बॉर्डर रिलेटेड। क्योंकि आप देखते हो डिफरेंट कुछ झड़प होती रहती है बॉर्डर पे, बार बार न्यूज़ में आते रहता है। इससे क्या होता है, एक हमारे देश के लोगों के बीच में जो इम्प्रेशन, जो एक प्रभाव है चाइनीज़ के प्रति, वो अच्छा नहीं है। तो ट्रस्ट डेफिसिट यहीं से स्टार्ट होता है। इस डेफिसिट को, इस विश्वास की कमी को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें बॉर्डर इश्यूज़ को रिजॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि ट्रेड वगैरह तो चल रहा है, वो अपनी गति से आगे बढ़ता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है। मेजर कंसर्न क्या है, बॉर्डर इश्यूज़। देखो सेकंड कहता है इंडियाज़ एक्सट्रीम डिपेंडेंस ऑन चाइना। ये हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है। अभी देखोगे हमने डिस्कस किया था जब मोदी जी जापान गए थे, वहाँ पे देखा था हमने कि जापान क्या है, जापान के पास भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो इंडिया को अच्छा खासा हेल्प भी करता है। बट दिक्कत ये है कि जो चीज़ हमको चाहिए इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स नहीं। जापान बेसिकली किस चीज़ में इन्वेस्ट करता है, फाइनल गुड्स बनाने में। हमें बनना है आत्मनिर्भर। हम ऐसी चीज़ों को इम्पोर्ट करते हैं जो कि बीच के प्लेस की होती हैं, मतलब इंटरमीडिएट इनका नेचर होता है, ठीक है, जिसको यूज़ करके हम प्रोडक्ट को अपने यहाँ बना सकें। तो उस चीज़ में चाइना सबसे आगे है, हमको उस पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा, अपने ज़रूरतों को तुम अपने कंट्री में खुद से पूरा करो, नहीं तो अदर कंट्रीज़ को की हेल्प लो। एक सिंगल कंट्री पे डिपेंडेंट हो जाना अच्छी चीज़ तो नहीं है ना। सामने वाले को लेवरेज दे देगा वो कि ये कर ही क्या सकता है, मेरे पे डिपेंडेंट है। देखो फिर कहता है वाटर इशू। हमने देखा था चाइना क्या कर रहा है, जो उसका बॉर्डर है भारत से नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के साइड में, किससे है, अरुणाचल प्रदेश। वहाँ पे वो क्या कर रहा है, एक डैम बना रहा है जो सबसे बड़ा डैम होने वाला है, ठीक है। तो चाइना क्या है, अपर राइपेरियन कंट्री है, मतलब ब्रह्मपुत्र जो बहती है तो चाइना होते हुए ना इंडिया में आती है। तो कंट्रोल बेसिकली किसके हाथ में है, चाइना के हाथ में। एंड चूंकि हमें उस पर ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है, इसलिए खतरा बना रहता है कब वो पानी को ज़्यादा फ्लो छोड़ दे, कुछ दिक्कत क्रिएट कर दे, ठीक है। देखो डिप्लोमेटिक मैटर्स क्या है, एग्जाम्पल देखेंगे, अदर मैटर्स भी हैं। बट चाइना इज़ ब्लॉकिंग इंडियाज एंट्री टू न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। ऐसे कई ग्रुप्स हैं, कई संस्थाएं हैं जहाँ पे कि चाइना भारत की एंट्री के लिए एक रुकावट बन रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ट्रेड डेफिसिट, ट्रस्ट डेफिसिट। तो देखिए इशू जो था बेसिकली क्या था कि चाइना के साथ हमारे इश्यूज़ हैं, सही है, हमें ट्रेड करना पड़ता है क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं उस चीज़ पे। तो हमें क्या करना चाहिए, म्यूचुअली इन चीज़ों को रिजॉल्व करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि पहले क्या था, यूएस का एक इंटेंशन था, ऐसा लगता था भारत को कि यूएस हमें हेल्प कर रहा है चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए। बट ऐसा नहीं है। यूएस का असल मोटिव क्या है कि भारत के हेल्प से, इंडिया के हेल्प से जो चाइना का प्रभाव है उसको तो कम करें ही, बट इंडिया को उठने ना दें, हम खुद ही वहाँ पे डोमिनेट करें, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसमें कहता है डीआरसी की बात करी गई है। यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स ऐसे हुए हैं जो कि ग्लोबल लेवल पे जानने की ज़रूरत है। क्या हुआ है, तो डीआरसी एक कंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसको हमने डिस्कस किया था 15-20 दिन पहले विद रिस्पेक्ट टू चाइना, कि यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी रिच इन मिनरल है ये कंट्री। चाइना ने क्या कर रखा है, यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रा की कमी है। तो चाइना कहता है कि यहाँ पे हम आते हैं, तुम अपना एक काम करो, माइन करो, रिसोर्सेज मेरे को दो, इसको हम फाइनल गुड्स के रूप में बाहर में एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो एक मुद्दा तो वो था। सेकंड देखिए न्यूज़ में क्यों है ये, तो इसकी जो बॉर्डरिंग कंट्री है रवांडा, ये डीआरसी है, इसके ईस्टर्न साइड पे रवांडा आता है, ठीक है। तो कुछ ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे हैं जो यहाँ पे रहते हैं, इस बीच में बॉर्डरिंग एरियाज़ पे रहते हैं, वो आपस में कन्फ्लिक्ट करते रहते हैं। प्रेजेंट सिनेरियो जो है उसमें देखेंगे, कुछ नाम देखेंगे ग्रुप्स के हम। तो बेसिक मुद्दा क्या है कि इन दोनों के बीच में एक डील हुई थी जिसको यूएस ने ब्रोकर किया था, मतलब उसमें बीच का उसने एक रोल अपनाया था। डील हुई, बहुत अच्छी बात है, बट उस डील को तोड़ दिया गया है सर्टेन ग्रुप्स के द्वारा, वो फिर से वायलेंस पे उतर आए हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ देखेंगे हम, कहता है एक नाम दिया गया है M23, इसको समझेंगे M23 क्या है। एक और चीज़ देखो यहाँ पे, दोहा देखिए न्यूज़ में है, एक सेकेंड देखो यहाँ नोटिस करोगे आप, एक जगह का नाम दिया गया दोहा, ये न्यूज़ में ऑलरेडी है, इसको डिस्कस करेंगे हम क्यों है। यहाँ पे एक्चुअली इजराइल ने अटैक कर दिया था, तो दोहा यहाँ भी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट हुआ था जिसको यूएस ने ब्रोकर करा था,
वो दोहा में एक्चुअली हुआ था। किसके किसके बीच में? तो M23 एक ग्रुप है जो कि एक रेबल ग्रुप है। कहाँ का है देखते हैं, समझते हैं इसको हम। देखो ये क्या है, इसका नाम क्या है? मार्च 23 मूवमेंट। जो M23 ग्रुप है उसका नाम क्या है? मार्च 23। ठीक है, ये बेसिकली ईस्टर्न DRC, जो DRC का वैसा एरिया जो कि बॉर्डरिंग है रवांडा कंट्री से, वहाँ पे एक्टिव है ये हैं क्या? तो तुत्सीज ट्राइब। देखिए तुत्सीज हुतूस क्या है? ट्राइब्स है। तुत्सीज हुटूस ट्राइब्स है। तुत्सीज ट्राइब कहाँ पे मेजॉरिटी में है? तो ईस्टर्न DRC जो कि बॉर्डरिंग DRC है वहाँ पे मेजॉरिटी में है। तो ये जो M23 ग्रुप है ये बेसिकली तुत्सीज का एक ग्रुप है जो कि किसके अगेंस्ट फाइट करता है? तो FDLR क्या है? ये रवांडा की कह सकते हैं एक रेबल फोर्सेज हैं, फोर्सेस फॉर लिबरेशन ऑफ रवांडा। एक आप कह सकते हैं इसको एक आतंकवादी ग्रुप है, मतलब हाँ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है FDLR, फोर्सेस फॉर लिबरेशन ऑफ रवांडा। ये हुतू ट्राइब से बिलोंग करते हैं ये लोग। तो तुत्सीज ट्राइब मेजॉरिटी में कहाँ पर हो जाएंगे? ईस्टर्न DRC में। हुतूस ट्राइब मेजॉरिटी में कहाँ पर हो जाएंगे? रवांडा में। तो M23 क्या है? ग्रुप है किसका? तो तुत्सीज ट्राइब का ग्रुप है जो कि किसके अगेंस्ट ये काम करता है? एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ऑफ रवांडा जो कि बेसिकली हुतू ट्राइब से बिलोंग करता है। देखो एक चीज़ देखिए, फैक्ट यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है। देखो हाँ यहाँ देखते हैं, ये देखो कहता है DRC की बात अगर हम करें तो क्रिटिकल मिनरल्स जो होते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? हमने देखा था ऐसे मिनरल्स जिनकी या तो कह सकते हैं कि अर्थ पे वो कम मात्रा में पाए जाते हैं, या तो नहीं तो क्या है वो अच्छे मात्रा में है बट ऐसे रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास जिसको कि इजीली हम माइन कर सकें। तो कहता है 70% ऑफ कोबाल्ट रिजर्व दुनिया में कहाँ है? तो यहाँ देखो DRC में, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है उसमें 70% क्या है दुनिया का ग्लोबल कोबाल्ट रिजर्व से। यहाँ पे चाइना ने क्या कर रखा है? अपना अच्छा खासा एक इन्फ्लुएंस बना रखा है। ठीक है, एक चीज़ और देखो, यहाँ देखो, ये देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट कहता है कि दोहा ने क्या किया था। दोहा देखिए आप समझोगे, इजराइल ने जो दोहा पे जो अटैक करा है, इसको डिस्कस करने वाले हैं, वो काफ़ी एक हैम्परिंग इम्पैक्ट कर सकता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है US के मिडिल ईस्ट पॉलिसी की तरफ। इसको समझेंगे हम, इस टॉपिक में देखते हैं। बेसिकली देखो कुछ फैक्ट्स हैं। गोमा क्या है? गोमा एक जगह है, रीजनल हब ऑफ ईस्टर्न DRC। आपको क्या ध्यान रखना है फिल्म्स के लिए? आपको देखिए करना क्या है, यहाँ देखो आपको ये करना है आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका ये होता क्या है आपको डिस्कस करना है, लिखना है इस चीज़ के बारे में, एंड बताना है DRC की कैपिटल क्या है, रवांडा की कैपिटल क्या है, आपको ये चीज़ बताना है कमेंट सेक्शन में। देखो सेकेंड फैक्ट कहता है गोमा एक जगह है। गोमा क्या जगह है? ईस्टर्न DRC में। या तो हम बात करें तुत्सीज की ट्राइब है, हुतूज की ट्राइब है, या फिर गोमा। ये सभी बात हम कर रहे हैं ईस्टर्न, जो बॉर्डरिंग एरियाज की बात हो रही है ना, उसके वहाँ पे रहते हैं लोग। गोमा बेसिकली जगह है। ठीक है, हाँ देखो अदर क्या क्या मिलता है यहाँ पे? कॉपर, डायमंड, गोल्ड, टिन। तो ये एक मिनरल रिच कंट्री है जहाँ पे कन्फ्लिक्ट चल रहा है। इससे दिक्कत क्या होगी? देखिए कन्फ्लिक्ट कहीं पे भी होता है ना, तो वहाँ पे दिक्कत बेसिकली क्या हो जाती है? इन्वेस्टमेंट की दिक्कत। जिन लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, देखो चाइना ने, हमने देखा था चाइना ने ऑलरेडी काफ़ी अच्छा खासा पैसा लगा रखा है वहाँ पे। लेकिन US क्या कर रहा है? US देखो वहाँ पे अपना एक चाहता है कि मेरा एक इन्फ्लुएंसिंग रोल रहे, वो क्रेडिट ले रहा है इस चीज़ का कि हमने क्या किया है, एक सीज फायर एग्रीमेंट को अंजाम दिलवाया है, जिससे कि चाइना का इन्फ्लुएंस वहाँ पे कम हो जाए, US का प्रभाव बढ़ जाए, जिससे कि वो जो क्रिटिकल मिनरल रिजर्व्स हैं उसको वो यूज़ कर सके। लेकिन अभी हो क्या रहा है? उस एग्रीमेंट को तो नकार दिया गया, फिर से इसको सीज फायर का वायलेशन कर दिया गया। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे हम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? देखिए क्या कहता है, हिमाचल डिक्लेयर्ड फुल्ली लिटरेट। इसका मतलब समझेंगे हम कि व्हाट इज़ द मीनिंग, ऐसे कौन से क्राइटेरिया हैं जिससे कि हम किसी भी राज्य को बोल सकते हैं कि ये फुल्ली लिटरेट हो गया है। ठीक है, देखो हम समझेंगे इसमें एक एक लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए आर्टिकल प्रीलिम्स के लिए कहता है, अर्लियर दिस वीक हिमाचल प्रदेश वॉज डिक्लेयर्ड अ फुल्ली लिटरेट स्टेट। एक पूर्ण रूप से साक्षर राज्य का दर्जा मिल गया है इसको। तो 5वां ऐसा राज्य है। फैक्ट क्या है? 5वां राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। अदर 4 कौन से हैं? गोवा, लद्दाख, मिजोरम, त्रिपुरा। गोवा, लद्दाख, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, कहता है एक्चुअल में, कहता है ना कि देखा जाए अगर हम बात करें एक्चुअल में, तो नन ऑफ दीज हैव हाउएवर 100% लिटरेसी। एक सेकंड, तो इसमें कहता क्या है कि अगर हम बात करें फुल लिटरेसी की,
इसका मतलब ये नहीं है कि 100% लिटरेसी हो, ठीक है। मतलब फुल लिटरेसी इज़ नॉट इक्वल टू 100% लिटरेसी। देखो इसका मतलब क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, जो शिक्षा मंत्रालय है, उसने डिफाइन किया है लिटरेसी किस रूप से। इस पे ध्यान दो यहाँ पैराग्राफ पे। एबिलिटी टू रीड, पढ़ने की एबिलिटी होनी चाहिए। राइट, कंप्यूट विद कॉम्प्रीहेंशन, इसका मतलब क्या है, आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट, पहचानना, समझना और उसको व्यक्त करने की क्षमता होना किसी भी चीज़ को, ठीक है। क्रिएट अलॉन्ग विद क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, जैसे कि डिजिटल लिटरेसी, मतलब अभी जो लिटरेसी की बात हम करते हैं उसमें डिजिटल लिटरेसी भी इंक्लूडेड होती है, ठीक है। पढ़ने की क्षमता, लिखने की, बोलने की, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की, किसी चीज़ को पहचान करने की क्षमता होना, प्लस डिजिटल लिटरेसी, ठीक है। फिर कहता है कि अकॉर्डिंग टू एजुकेशन मिनिस्ट्री, इसको स्टार मार्क करो, ये पूछ सकता है प्रीलिम्स में। अकॉर्डिंग टू एजुकेशन मिनिस्ट्री, यहाँ पे कहता है, देखिए ध्यान दीजिए, 95% अगर किसी राज्य में, किसी यूटी में अगर 95% लिटरेसी रेट को अचीव कर लिया गया है, उसको हम किस चीज़ का दर्जा दे देंगे, फुल लिटरेसी का, ठीक है, फुल्ली लिटरेट होने का, ठीक है। यहाँ देखो एक स्कीम का देखिए जिक्र करता है, उल्लास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको काफ़ी डीपली इसमें समझाया गया है। उल्लास क्या है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, इसका फुल फॉर्म है क्या, लिटरेसी प्रोग्राम है, साक्षरता कार्यक्रम है फॉर पीपल, ऐसे लोगों के लिए जो कि 15 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, जिन्होंने स्कूल अटेंड नहीं किया है, कभी स्कूल में नहीं गए हैं, ठीक है। इसको लॉन्च कब किया गया था, 2022 में। इसका एम क्या है कि 2030 तक 100% लिटरेसी को अचीव कर लेना, ठीक है। फिर कहता है, और ये जो 100% लिटरेसी है, ये क्या है, वन ऑफ द SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो होते हैं, उसमें एक गोल ये भी है कि 100% लिटरेसी को अचीव करना। बट हमारे भारत में हमारे मंत्रालय ने क्या डिफाइन करा है कि अगर हम 95% लिटरेसी भी अचीव कर लेते हैं, उसको हम बोलेंगे फुल्ली लिटरेट, 100% लिटरेट, ठीक है। देखो अब कहता है, देखो यहाँ पे क्या, उल्लास प्रोग्राम के बारे में बता रहा है। इसमें एडल्ट्स जो होते हैं ना, जो बड़े हैं, ठीक है, जो बड़े हैं, उनको कहता है कि बेसिक मतलब पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे है, क ख ग घ सब कुछ सिखाया जाता है, मेंटल एबिलिटी को डेवलप करा जाता है। फिर कहता है जो बच्चे, मतलब जो उन चीज़ों को पढ़ाया जाता है, उन एडल्ट्स को जो कि बच्चे क्लास 3 तक पढ़ाई करते हैं, वैसे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, जो क्लास 3 तक कुछ ना कुछ तो पढ़ते होंगे, वही सिलेबस को पढ़ाया जाता है उल्लास स्कीम के तहत एडल्ट्स को, ठीक है। मैं यहाँ देखो इनको सिखाया क्या जाता है, पढ़ तो लिए, सीखना क्या है, कैलेंडर कैसे देखना है, नोट कैसे गिनना है, चेक कैसे लिखना है, ठीक है, बेसिक जो स्किल्स ज़रूरी होते हैं। फिर डिजिटल ट्रांजैक्शंस को सेफली करने भी इनको आना चाहिए। किस स्कीम के तहत, उल्लास स्कीम के तहत। हमने क्या देखा, स्कीम में क्या है, 100% लिटरेसी को अचीव करना इसका एम है। इसमें बेसिक हम रीडिंग राइटिंग भी सिखाते हैं, प्लस डिजिटल लिटरेसी भी सिखाते हैं, कैसे पैसा भेजना है, कैसे लेना है, चेक कैसे लिखा जाता है, बैंकिंग को कैसे ऑपरेट करना है, ठीक है। अब देखो कहता है कि ये ट्रेनिंग जो दी जाती है, या तो मोबाइल ऐप से, जिनको आता है मोबाइल यूज़ करना, ऐप से भी कर सकते हैं, नहीं तो ऑफलाइन भी किया जाता है। एक देखिए नाम दिया गया, फंक्शनल लिटरेसी न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट। ये देखिए इस पे ध्यान दीजिएगा पैराग्राफ पे, FLNAT, FLNAT क्या है, फंक्शनल लिटरेसी न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट, एक प्रकार का टेस्ट है ये। जिन लोगों को उल्लास स्कीम से पढ़ाया जाता है, उनको टेस्ट उनका जो लिया जाता है, उसका नाम क्या है, FLNAT, ठीक है। इसमें होता क्या है, उनके बेसिक रीडिंग स्किल्स का, राइटिंग स्किल्स का टेस्ट लिया जाता है। उसमें अगर वो पास कर जाते हैं तो उनको क्या बोलेंगे, वो लिटरेट हैं। ये टेस्ट कौन कंडक्ट कराता है, NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, NIOS, ठीक है। फिर कहता है देखो, टू लर्न, ये पता लगाने के लिए कि कौन लोग साक्षर हैं, कौन नहीं है, क्या है, डोर टू डोर, घर घर जाके पता लगाया जाता है, ठीक है। जो उल्लास स्कीम है उसी का हिस्सा है ये, घर घर जाइए, पता लगाइए कौन पढ़े लिखे हैं, कौन नहीं है। अगर जो लोग अशिक्षित हैं, इलिटरेट हैं, उनको आप सिखाइए। जब उनको सिखा दीजिएगा तो आप टेस्ट लीजिए। FLNAT टेस्ट कौन लेगा, NIOS, ठीक है। देखो हाँ देखो कहता है, एक छोटा सा देखिए एक कॉन्सेप्ट है, मतलब इसमें बहुत बड़ी बात तो नहीं, बट कहते हैं कि वैसे राज्य जो कि ऑलरेडी काफ़ी आगे हैं शिक्षा में, मतलब ऐसे स्टेट्स जिनका कि या तो जनसंख्या काफ़ी कम है, नहीं तो उनकी लिटरेसी रेट ऑलरेडी थोड़ा ज़्यादा थी एवरेज से, नेशनल एवरेज से, वो उनको ईजी होता है, मतलब आसानी होती है इस 100% लिटरेसी को अचीव करने में। एग्जाम्पल दे रहा है, देखिए अगर हम बात करें गोवा, हिमाचल, मिज़ोरम, त्रिपुरा, ऐसे स्टेट्स हैं जो कि 100% लिटरेसी कैटेगरी में अभी आते हैं एट प्रेजेंट में।
इनका कहता है कि बेस अगर देखा जाए जर जर मतलब क्या है, सेंसस 2011 जो हुआ था उसमें भी कहता है गोवा का लिटरेसी कितना था, 88.7% था, हिमाचल का 82.8% था, मिजोरम का 91.3% था, त्रिपुरा का 87.2% था। तो कंट्री एवरेज क्या था हमारा 74% कहता है। इसमें आपको ध्यान रखना है, प्रीलिम्स फैक्ट हो जाएगा आपका ये, कि जितने भी पाँचों स्टेट या यूटी जो अभी फुल्ली लिटरेट कैटेगरी में आते हैं उनसे पूछ सकता है एग्जाम में, क्या उनका 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो लिटरेसी रेट था वो नेशनल एवरेज से ऊपर था। तो हाँ, सभी का लिटरेसी रेट नेशनल एवरेज जो कि 74% है उससे ज़्यादा था। ठीक है, देखो तो अभी हमने देखा था कि लिटरेसी अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय जो है उसने क्या बताया था कि बेसिक पढ़ना जिसको आता है, लिखना आता है वगैरह वगैरह, और क्या था कि 95% लिटरेसी जिस राज्य में है उसको हम कह सकते हैं कि फुली लिटरेट वहाँ पे लोग हो गए हैं। अब देखो अगर हम बात करते हैं सेंसस की, जो कि लास्ट सेंसस हुआ था 11 में, उसकी बात की जाए, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि वैसे लोग जिनकी उम्र क्या है 7 साल से ज़्यादा है, 7 ईयर्स से ज़्यादा है, जो कि पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, किसी भाषा को समझ सकते हैं सुन करके, उनको हम बोलेंगे लिटरेट सिंपली। बट नया जो डेफिनेशन लाया गया उसमें क्या है, डिजिटल लिटरेसी को भी सेम इंपॉर्टेंस दिया गया है। ठीक है, अब देखो इसमें देखिए डाटा दिया गया है, उस टाइम की बात करी जा रही है 2011 के सेंसस की, कितना उस टाइम पे रेट था, वुमेन कितनी शिक्षित थी, मेन कितने शिक्षित थे। ठीक है, हाँ यहाँ देखो यहाँ पे कहता है अगर हम बात करते हैं 15 साल के अबव लोगों की, उसका कहता है नेशनल फिगर वॉज 69.3%। तो अगर हम बात करें 7 ईयर्स प्लस लोगों की जो कि शिक्षित है नहीं है, तो कहता है उस केस में क्या था, नेशनल कितना था 74%। बट अगर हम 15 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की बात करते हैं, कितना है 69.3%, किसके अकॉर्डिंग 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस टॉपिक में इतना ही था। बेसिकली देखना क्या था यहाँ पे हमें कि 100% लिटरेसी का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फुल लिटरेसी। तो 95% आपने अचीव कर लिया है, बीइंग अ स्टेट, बीइंग अ यूटी, आपको जो गवर्नमेंट है वो दर्जा दे देती है कि आप क्या हो गए हो, फुल्ली लिटरेट हो गए हो। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से, इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। हम कहता है इजराइल्स अटैक ऑन दोहा। दोहा जगह कहाँ है, कतर में है, उस पर इसराइल ने हमला किया। सिंपल सी न्यूज़ थी। हम देखेंगे यहाँ पर हम किन मुद्दों को पकड़ेंगे हमारे एग्जाम के लिए। देखो मिडिल ईस्ट अक्सर न्यूज़ में रहता है, पर्शियन गल्फ है वो न्यूज़ में रहता है। तो यूएस का देखिए अल्टीमेट एम क्या है यहाँ पर कि मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज़ है, जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ है, वहाँ पे अपना प्रभुत्व स्थापित करना। ठीक है, तो इसराइल तो दोस्त है ही उसका, कतर भी दोस्त है उसका, लेकिन यूएस इसराइल को क्यों यूज़ करता है, मतलब किस लिए वो काम में लाता है। तो स्पेशली जो ईरान वाला एरिया है, जो अदर ग्रुप्स लाइक हमास वगैरह हैं, उसको कंट्रोल में करने के लिए। दोहा क्या है, हमने देखा था दोहा एज अ डिप्लोमेटिक हब इमर्ज हो रहा है। मतलब यूएस को कुछ भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में कुछ काम कराना होता है, कुछ कन्फ्लिक्ट को सॉल्व कराना होता है, वो क्या करता है, दोनों पार्टीज़ को दोहा बुलाता है। आप देखोगे अफ्रीका की बात की जाए, अब उधर हमने देखा था डीआरसी मतलब कॉन्गो एंड रवांडा का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसकी एग्रीमेंट कहाँ हुई है, दोहा में। किसने कराई थी, यूएस ने कराई थी। तो दोहा यूएस का कह सकते हैं एक अच्छा खासा एलाई बन के सामने आ रहा है। ठीक है, देखो इसमें ये समझेंगे हम कि इसराइल ने जो ये कांड किया है, अटैक किया है, ये किस प्रकार से यूएस के उसका जो सपना है मिडिल ईस्ट में अपना डोमिनेंस कायम करने का, उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। देखिए एक फैक्ट यहाँ पे एक नाम दिया गया है अल यूडीड, ALUDEID। अल यूडीड क्या है, एक मिलिट्री बेस कैंप है, किसका, यूएसए का। कहाँ पे, कतर में, पर्शियन गल्फ के बगल में। आपको ध्यान रखना है, यहाँ देखो आपको क्या करना है, अगेन आप वीडियो देखो। ठीक है, पर्शियन गल्फ जो है उसको कंट्रीज़ कौन कौन सी बॉर्डर करती हैं वो जानना है आपको। रेड सी को कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर करती जानना है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे हम कि कतर एज डिप्लोमेटिक हब। तो अभी हाल ही के टाइम पे देखोगे बीते 10 सालों में क्या हुआ है, कतर जो है एक डिप्लोमेटिक हब के रूप में सामने आया है। किसके लिए, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़, मेनली यूएस से। वो क्या करता है, एक न्यूट्रल रोल प्ले करता है। उसको ना इससे मतलब है ना इससे, उसको एक ऐसा वो एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे कि दोनों पार्टीज आती हैं, मिलती हैं, बैठती हैं, एग्रीमेंट करती हैं। कहता है देखो ईरान हो गया, वेस्ट स्पेशली जो वेस्ट एशियन ग्रुप्स हैं जैसे कि हमास है, तालिबान है, ईरान कंट्री है, तो इन पे कहता है कि यूएस का इन्फ्लुएंस डायरेक्टली तो जाकर यूएस नहीं करेगा ना, उसको एक जरिया चाहिए। वो जरिया कौन बन रहा है, दोहा बन रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल दे यहाँ पे देखेंगे हम कि हमास जो भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जिससे कन्फ्लिक्ट चल रहा है इसराइल का,
उसका पॉलिटिकल ऑफिस कहाँ अभी है एट प्रेजेंट, कहाँ से वो संचालन करता है, तो कतर से करता है। ठीक है, आप समझो इस चीज़ को। हमास क्या है, एंटी इजराइल है। ठीक है, इजराइल क्या है, यूएस का दोस्त है। तो कतर में अगर हमास का पॉलिटिकल ऑफिस है, कतर भी यूएस का एलाई है, वहाँ पे उसका मिलिट्री बेस है, तो हम ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली यूएस के बिना चाहे हुए, बिना उसके समर्थन के हमास कतर से ऑपरेट नहीं कर सकता है। ठीक है, समझो इन चीज़ों को आप। तो इसका देखो यहाँ पे इजराइल ने क्या बोला कि हमने इसलिए अटैक किया, हमें कतर से दुश्मनी नहीं निकालनी है, बट हमने इसलिए अटैक किया था, वहाँ पे हमास की कुछ मीटिंग चल रही थी जो कि हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकती थी। उसमें शायद कोई कतर का नागरिक भी मारा गया है, तो जिससे कि कह सकते हैं वो जो सिनेरियो है काफ़ी एस्केलेट हो गया है। ठीक है, देखो तो अब देखेंगे कि इजराइल का जो एक कारनामा है, इससे हैम्पर ट्रम्प्स एम्बिशंस इन द मिडिल ईस्ट। जो मिडिल ईस्टर्न वाला जो कंट्रीज़ है, जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ट्रम्प की जो इच्छाएं हैं कि डोमिनेट करने का, वो कैसे नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। तो कहता है कि हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि एज वी नो, हम जानते हैं यूएस क्या चाहता है। चूँकि मिडिल ईस्ट जो है वो एनर्जी रिच एक एरिया है जहाँ पे कि क्रूड ऑयल काफ़ी अच्छे मात्रा में मिलता है। ठीक है, एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी है। ठीक है, तो यूएस चाहेगा कि वहाँ के रिसोर्सेज पे मेरा इन्फ्लुएंस हो, मेरे अकॉर्डिंग उसको निकाला जाए, माइन करा जाए। ठीक है, अब देखो हाँ, गल्फ एलाइज जो है यूएसए के, वो इस एक्शन से एलियनेट हो जाएंगे। कैसे? इजराइल ने कहाँ पे अटैक किया, कतर पे, गल्फ कंट्री है। ठीक है, तो उनको लगेगा ना कि भाई यूएस तो हमारा मित्र बना करता है, एक मिलिट्री बेस उसने बना रखी है यहाँ पे, कहता है कि तुमको मिलिट्री एक छत्र छाया प्रोवाइड करेंगे, बट इजराइल कैसे अटैक कर सकता है, एक ट्रस्ट डेफिसिट यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, यूएस के रिगार्डिंग। और ऐसे भी देखो यूएस ने क्या कर रखा है, डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं, चाहे वो यूके हो, इंडिया हो, वो धीरे धीरे अपने पॉलिसीज से उन लोगों को एलियनेट कर रहा है, मतलब अपने से दूर हटा रहा है। ठीक है, देखो एक फैक्ट क्या है, कतर इज़ अ मेजर नॉन नेटो एलाई। नेटो क्या होता है, एक ऐसी संगठन है नॉर्थ अटलांटिक कंट्रीज़ की, जहाँ पे कि मतलब एक मिलिट्री कह सकते हो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं दूसरे को। तो कतर नेटो का मेंबर नहीं है, बट यूएसए क्या करता है, इसको एक कह सकते हो मिलिट्री सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। मतलब तुम पे कोई अटैक होगा तो इनडायरेक्टली हम पे भी अटैक होगा, इस तरह की चीज़ें हैं। देखो अब इंडिया की बात करते हैं हम। तो इंडिया, हमने देखा था लास्ट लेक्चर्स में कि मिडिल ईस्ट पे इंडिया भी चाहता है कि अगर उसको, इंडिया को अगर ग्लोबल लेवल पे एक अच्छे पावर के रूप में इमर्ज करना है, सबसे पहले क्या करना होगा, मिडिल ईस्ट पे उसको अपना दबदबा कायम करना होगा। दबदबा का मतलब क्या है कि अभी जो आप यूएस के पास कंट्रीज जाती हैं कि हमारा समझौता करा दो, ठीक है, वो इंडिया के पास आए, मतलब इंडिया का ऐसा कद बढ़ जाए, इसका मतलब ये है ताकि इंडिया का इंपॉर्टेंट एक डिसाइसिव रोल हो। ठीक है, तो वो तो एक चीज़ है। फिर कहता है एनर्जी सिक्योरिटी। ये देखिए बहुत बड़ी अभी के समय में समस्या है एनर्जी सिक्योरिटी की, क्योंकि हम जानते हैं हर कंट्री वैसी नहीं है जहाँ पे कि रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, कुछ के पास रिसोर्सेज हैं तो टेक्नोलॉजीज़ नहीं है। तो मिडिल ईस्ट कहता है कि एक गोल्डन, समझ लो एक वो है, आई बॉल है, सबकी नज़र वहाँ पे गड़ी रहती है, स्पेशली इंडिया की। डायस्पोरा फैक्टर, हम जानते हैं इंडिया से कितने लोग ऐसे हैं जो गल्फ कंट्रीज़ में जाते हैं काम करने के लिए, बहुत लोग ऐसे हैं। इनफैक्ट हमारी कितने अगल बगल की फैमिलीज़ है, वहाँ के लोग वहाँ पे काम करते हैं, तो अच्छे खासे लोग भारतीय जो है वो वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, फिर कहता है मे इंक्रीज इट्स इन्फ्लुएंस इन मिडिल ईस्ट। यूएस से हमारा क्या हो रहा है, हमारा नहीं, मतलब जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, उनका भरोसा धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्योंकि यूएस ने क्या किया है, इजराइल ने अटैक किया, बट यूएस ने उसको कंडेम नहीं किया है, मतलब उसको उसका खंडन नहीं किया है, उसने सपोर्ट किया उस चीज़ का। उसने कहा है कि ठीक है इजराइल ने किया है तो हमने इसको, हमारा इसमें हाथ नहीं है, बट इजराइल ने ठीक किया है। अब ऐसा स्टेटमेंट आप दोगे, आपको क्या लगता है कि जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो दोस्ती रखेंगे आपसे? वो ऐसा ज़रूर सोचेंगे कि हमको धीरे धीरे यूएस से अपना डिपेंडेंस को कम करना चाहिए। तो भारत को इस चीज़ को एज अ अपॉर्चुनिटी, एज अ मौका इस्तेमाल करना चाहिए वेस्ट एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमको ज़रूरत है वहाँ से एनर्जी के रिगार्डिंग, मतलब क्रूड ऑयल के रिगार्डिंग। हमारा डायस्पोरा फैक्टर है, मतलब अच्छे खासे लोग इंडिया से वहाँ जाके काम करते हैं, तो कल्चरल एक इन्फ्लुएंस बढ़ता है वहाँ पे। फिर एक सेकेंड, फिर यूएस ने जो हम पे टैरिफ्स लगा रखे हैं डिफरेंट, तो हमें भी तो पार्टनर्स चाहिए अपनी चीज़ों को धीरे धीरे एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। तो म्यूचुअल एक हमारा बेनिफिट बन सकता है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए प्रीलिम्स के रिगार्डिंग ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ये आई थिंक 5th टाइम पढ़ रहे हैं इसको हम, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में। क्यों? क्योंकि 27 में क्या होने वाला है, सेंसस कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, हाउ जियो टैगिंग ऑफ बिल्डिंग्स विल वर्क ड्यूरिंग सेंसस।
हाउ विल इट हेल्प, कहता है हमने देखा था लास्ट टाइम कि जियो टैगिंग होती क्या है, उसका मतलब क्या होता है। अब इसमें कह रहा है कि वो सेंसस में ऐसी बात करी गई है पहली बार कि बिल्डिंग्स को हम जियो टैग करेंगे सेंसस कंडक्ट करने से पहले। हम समझेंगे फिर से व्हाट इज़ जियो टैगिंग और सेंसस में इसका हेल्प क्या है, कुछ फैक्ट्स देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सेंसस। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए कहता है कि इंडियाज़ नेक्स्ट सेंसस कब होने वाला है, 27 में, ठीक है, आफ्टर डिले ऑफ 6 ईयर्स। ओके, ये अलग बात है। कहता है कई मामलों में ये सेंसस फर्स्ट होने वाला है, मतलब फर्स्ट, बहुत चीज़ें पहली बार यहाँ पे हो रही हैं। क्या क्या हैं, तो इट विल बी फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड डिजिटली। 27 का सेंसस जो होगा वो पहला सेंसस बन जाएगा जिसको कि डिजिटली कंडक्ट कराया गया है। सेकंड कहता है फर्स्ट टाइम पीपल हैव ऑप्शन टू सेल्फ इनुमरेशन, मतलब खुद से अपना नाम उसमें चढ़वाना, अपने बारे में बताना, मतलब कोई आपके पास पूछने नहीं आ रहा है, खुद से आप वॉलंटरीली उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, इस तरह का ऑप्शन फर्स्ट टाइम पीपल को मिल रहा है। सेकंड कहता है मेंबर्स ऑफ इंडिविजुअल कास्ट विल बी काउंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, इसको स्टार मार्क करिए। ये पूछ सकता है फिल्म्स में किस किस मामले में फर्स्ट है सेंसस ये होने वाला। पहला हमने देखा कि डिजिटली कंडक्ट करने वाला फर्स्ट सेंसस हो जाएगा, ये लोगों को वॉलंटरीली खुद से अपने आप को इनुमरेट कराने का फर्स्ट सेंसस हो जाएगा। सेकंड थर्ड कहता है कि इंडिविजुअल जो कास्ट हैं, जो जाति हैं, उनका अलग से कहता है सेंसस, मतलब उनको अलग से कैटेगराइज जैसे यहाँ पे किया जाएगा। कहता है कि फर्स्ट टाइम 1931 के बाद से फर्स्ट टाइम इंडिविजुअल कास्ट को, जातियों को अलग से सेंसस में रिकॉर्ड किया जाएगा 1931 के बाद से। कहता है कि पहली बार और क्या है, ऑल बिल्डिंग्स टू बी जियो टैग्ड, फर्स्ट टाइम कराया जाएगा। व्हाट इज़ जियो टैगिंग, देखो कहता है इसका मतलब क्या है, कोई जगह है, कोई स्थान है, उसको अगर उसका देखो कहता है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट्स, उसको हम सेट कर देते हैं। मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स और बिल्डिंग ऑन अ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS मैप। जो ऑनलाइन जो मैप होता है उसमें उस जगह का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हम डाल दे रहे हैं, उसको फिल कर दे रहे हैं, उसको बोलेंगे हमने उस बिल्डिंग को, उस स्थान को जियो टैग कर दिया है GIS मैप से, ठीक है। GIS क्या है, कंप्यूटर सिस्टम दैट कैप्चर्स, चेक्स, डिस्प्लेज डेटा ऑन स्पेसिफिक पोजिशंस ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब मैप एक तरह का है, समझ लो मैप है, बताता है कि सर्टेन प्लेस कहाँ है, ठीक है। कैसे बताएगा, उसका कोऑर्डिनेट्स उस पर डाले रहेंगे तब तो बताएगा, ठीक है। ये देखिए सिंपल सा फैक्ट दिया गया, व्हाट आर लैटिट्यूड्स, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, आपने पढ़ रखा है, इसको डिस्कस हम नहीं करेंगे। हाँ देखो कहता है जियो टैगिंग क्या है, प्रिसाइज है, यूनिक है, अपने आप में पहली बार ऐसा हो रहा है। लोकल लोकेशनल आइडेंटिटी, मतलब एक बिल्डिंग, सोचिए एक बिल्डिंग कहाँ है उसका पता चल जाएगा हमें, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ पिन पॉइंट वो कर पाएगा। देखो एक कॉन्सेप्ट यहाँ तक स्टार मार्क करो, कहता है एक नाम दिया गया है सेंसस हाउस। व्हाट इज सेंसस हाउस, तो सेंसस 2011 में सेंसस हाउस टर्म को डिफाइन किया गया कैसे, देखो अ बिल्डिंग और अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, जिसका कि सेपरेट मेन एंट्रेंस है फ्रॉम रोड और कॉमन कोर्टयार्ड और स्टेयरकेस। कहता है कि वैसा बिल्डिंग, मतलब अलग अलग, अब समझो घर, कैसे अलग अलग घर होते हैं जो अलग है, जिनका कि एंट्रेंस अलग है, उसको बोलेंगे सेंसस हाउस, ठीक है। अब देखो सिंपल टर्म्स में देखेंगे, कहता है सेंसस हाउस वेकेंट भी हो सकता है, खाली भी हो सकता है, वहाँ पे लोग रह भी सकते हैं, और कहता है उसको यूज़ हम कर सकते हैं खुद के रहने के लिए, किसी बिजनेस पर्पज से भी, ठीक है। लास्ट सेंसस कहता है क्या रिकॉर्ड किया था, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली ये डेटा कहीं दिया नहीं रहता है, ठीक है। कहता है 2011 का सेंसस हुआ था, उसमें 330.84 मिलियन हाउसेज इन इंडिया। कितने हाउसेज थे, 330.84 मिलियन हाउसेज थे भारत में, ठीक है। अब देखो कहता है जियो टैगिंग जो है विल बी डन ड्यूरिंग द हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस। कहता है देखो जब सेंसस को स्टार्ट किया जाता है सबसे पहला काम क्या होता है, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन। फर्स्ट फेज है इसका, सेंसस का क्या है, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन। इसमें क्या है, हाउस जैसे जो सेंसस हाउस हैं वो कितने हैं, कहाँ हैं, उसको लिस्ट किया जाता है, और इस बार क्या किया जाएगा, उन हाउसेस को जियो टैग भी किया जाएगा, उनका जो कोऑर्डिनेट्स है उसको मैप में ऐड भी किया जाएगा, ठीक है। कहता है फर्स्ट फेज़ ये हाउस लिस्टिंग कब स्टार्ट होगा, अप्रैल सितंबर 26 में स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड फेज़ क्या होता है, पॉपुलेशन इनुमरेशन, मतलब कितने लोग, कैसे क्या जो होता है बेसिक सेंसस का जो काम वो क्या होता है सेकेंड फेज़ में होता है। फर्स्ट फेज़ में हाउस इनुमरेशन होता है, सेकेंड फेज़ में पीपल का इनुमरेशन, पीपल की काउंटिंग होती है, ठीक है। व्हाट इज HLB, HLB क्या है, कहता है वेल डिफाइंड एरिया इन अ विलेज और अ वार्ड ऑफ टाउन विच कैन बी क्लियरली डिमार्केटेड on the ground and for which a national map is drawn for the purpose of census operation। मतलब एक छोटा सा देखो हाउस, तो एक हाउस हो गया ना, हाउस हो गया,
यहाँ बात करें हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स की, अगर ब्लॉक्स की बात की जाए तो एक बड़ा सा एरिया जहाँ पे डिफरेंट हाउसेस को हम क्या कर सकते हैं, मतलब मैप कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे एक डेटा है इंपॉर्टेंट, ये देखो स्टार मार्क करो। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज अ हाउस होल्ड। देखिए क्वेश्चन पूछता है ऐसा, आई थिंक विद रिस्पेक्ट टू अर्बन एरियाज, मतलब व्हाट इज अर्बन एरियाज अकॉर्डिंग टू सेंसस, ये क्वेश्चन प्री में पूछा गया था। तो ये भी पूछ सकता है कि हाउस होल्ड क्या होता है सेंसस के अकॉर्डिंग। तो ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु नॉर्मली लिव टुगेदर एंड टेक देयर मील्स फ्रॉम कॉमन किचन अनलेस एग्जिजेंसीज ऑफ वर्क प्रिवेंट एनी ऑफ देम। कहता है कि इन जनरल क्या है, ऐसा घर जहाँ पे लोग रहते हैं, किचन एक है, खाना बन रहा है, सब लोग खा रहे हैं। एक्सेप्शंस क्या हो जाएंगे, ऐसे कुछ लोग अब बाहर रहते हैं, मतलब कुछ हमारे भाई बहन बाहर काम करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो अलग हो गए, नहीं। तो कहते हैं हाउस होल्ड का मतलब एक ग्रुप हो गया लोगों का जो कि एक साथ रहते हैं बेसिकली, ठीक है। देखो इसको स्टार मार्क करो यहाँ पे, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एंड प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन आर जियो टैग। इसको स्टार मार्क इसलिए करने बोला जा रहा है, अगर जियो टैगिंग हम पढ़ रहे हैं तो पूछेगा कि भारत में पहली बार किया जा रहा है, नहीं सेंसस के रिस्पेक्ट में फर्स्ट टाइम है, बट भारत के रिस्पेक्ट में पहले भी हमने देखा है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, अर्बन है, इस केस में भी जियो टैगिंग उसने गवर्नमेंट ने कर रखी है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो ये टॉपिक कहता है जीएसटी टेम्पलेट। तो हम जानते हैं एक सेकेंड जीएसटी 2.0 करके एक आया है, उसमें 4 रेट्स को 2 रेट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो वो रेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि साबुन पे कितना है, चावल पे नहीं, ये सब नहीं जानना है। हमें देखना है इस आर्टिकल में क्या देखेंगे, जीएसटी कैसे कैसे भारत में आया, उसकी शुरुआत कैसे हुई है, और ये जो चेंजेस हैं वो किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं कंट्री को आगे बढ़ने में, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं। कहता है यहाँ पे अर्लियर क्या था ना कि जो टैक्स लॉ थे वो काफ़ी ड्रैकोनियन, मतलब एक हवा था कि वहाँ पे टैक्स देना है, लोगों को समझ में नहीं है करना क्या है। तो जब समझ में ही नहीं आ रहा है तो टैक्स कंप्लायंस काफ़ी कम था। अगर बात करते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो कहता है कि यहाँ पे कहानी और कठिन थी, डिफरेंट, जैसे वैट है, एक्साइज ड्यूटी वगैरह है, कहाँ पे क्या करना है लोगों को दिक्कत समझने में होती थी। अब देखो यहाँ पे इसको ज़रा आप ध्यान दोगे, इस पैराग्राफ पे कहता है द आइडिया ऑफ जीएसटी, दिख रहा है ना, हाँ, द आइडिया ऑफ जीएसटी फर्स्ट कंसीव्ड इन 1985। फर्स्ट टाइम जीएसटी को भारत में कब सोचा गया था कि ऐसा करना चाहिए, 1985 में वीपी सिंह के द्वारा। वीपी सिंह कौन थे उस टाइम पे, वित्त मंत्री थे, फिनांस मिनिस्टर थे, ठीक है। अब कहता है मॉडवैट, मॉडवैट मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, नाम क्या है, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस करा था 1986 में, 86 में इसको लाया गया था, बट कहता है कि रिफॉर्म रिमेंड अनफिनिश्ड, मतलब इसको पूर्ण रूप से इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए थे हम। अब देखो 1991 में जानते हैं हम बीओपी क्राइसिस हमारी हुई थी, तो हमने क्या किया था, हम IMF के पास गए थे, वर्ल्ड बैंक के पास गए थे हेल्प मांगने के लिए। उन्होंने बोला था हेल्प तो हम करेंगे बट आपको अपनी कंट्री में स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको टैक्स रेजिम में चेंज करना पड़ेगा, आपने जो करेंसी को कंट्रोल करके रखा हुआ है सब कुछ को, उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए आपको ओपन करना पड़ेगा, फॉरेन कंपनीज़ के लिए आपको कंट्री को ओपन करना पड़ेगा। तो टैक्स जो कह सकते हैं कि जो मेजर जो चेंजेस आए हैं वो आफ्टर दैट क्राइसिस, ठीक है। इसमें कहता है वर्ल्ड बैंक ने बोला था स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करने के लिए ब्रॉड बेस्ड वैल्यू एडेड टैक्स, वहाँ भी वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला था, आपको टैक्सेशन जो सिस्टम है आपका, आपको उसको बदलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपने इतना कॉम्प्लिकेट कर रखा है इन चीज़ों को, जो आम आदमी है तो हर कोई तो उतना पढ़ा लिखा होता नहीं है, टैक्स बस पे करता है, बट हर कोई को नॉलेज तो उतनी होती नहीं है। तो आपने इतना इसको कॉम्प्लिकेट करके रखा हुआ है कि लोग समझ नहीं पाते टैक्स कहाँ डालना है, क्या करना है, ठीक है। देखो फिर कहता है एक नाम दिया गया है केलकर टास्क फोर्स। जीएसटी जब आई हमारे देश में, देखो ध्यान रखो, केलकर टास्क फोर्स जो है किसके रिगार्डिंग है, जीएसटी के रिगार्डिंग है। तो ग्राउंड वर्क फॉर जीएसटी, जो जड़ है, जो जीएसटी का मूल है, किस टास्क फोर्स से आता है, केलकर टास्क फोर्स से, ठीक है। 2002 की बात यहाँ पे हो रही है। हाँ देखो उस टाइम लेकिन कहता है कि जीएसटी को मतलब आगे बढ़ा नहीं पाया था, कुछ पॉलिटिकल अड़चन थी, ठीक है। अब देखो एक स्टेटमेंट दिया गया यहाँ पे कि क्रिएशन ऑफ जीएसटी काउंसिल अंडर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर विद ऑल स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स एज मेंबर्स वाज अनप्रेसिडेंटेड। तो अर्लियर दिक्कत कहाँ थी, अर्लियर दिक्कत ये थी एक ट्रस्ट डेफिसिट था, इशू था। अब जो स्टेट्स थे उनको जो सेंटर पे भरोसा नहीं था कि हमारी ऑटोनॉमी छिन जाएगी, इसलिए एक ऐसा रेजिम, एक ऐसा व्यवस्था बनाया गया जैसे कि जीएसटी काउंसिल। वहाँ पे क्या है, इसके हेड कौन है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जहाँ पे कि ऑल सभी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स को मेंबर के रूप में वहाँ पे बैठाया जाता है। कहता है ये ऐसी व्यवस्था है, कहता है फ्यू फेडरल सिस्टम्स इन द वर्ल्ड
ऑफर सच पूल्ड सोवरेनिटी, कहता है कि फेडरलिज्म का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, ठीक है। देखो जीएसटी को लॉन्च कब करा गया था, 2017 में, जुलाई 17, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है प्रीलिम्स में। जीएसटी वाज लॉन्च्ड इन जुलाई 17, बहुत अच्छी बात है। सब्ज्यूम्ड, इसने अपने आप में कह सकते हैं इनगल्फ कर लिया, निगल लिया कितने टैक्सेस को, 17 टैक्सेस को। एंड 13 सेसेस, 13 सेसेस जो होते हैं 17 टैक्सेस, इनको ये सब्ज्यूम करके एक रेजिम में, एक स्ट्रक्चर में इसने ले आया, ठीक है। इससे फ़ायदा देखिए क्या होता है कि टैक्स पेयर जो बेस है हमारा, जो लोग टैक्स देते हैं वो धीरे धीरे बढ़ा, मतलब लोगों को समझ में आया कि टैक्स देना कैसे है, काफ़ी चीज़ें आसान हो गई और टैक्स पेयर बेस हमारा बढ़ गया, ठीक है। देखो लेटेस्ट जो रिफॉर्म के बारे में कहता है कि 4 स्लैब्स को हमने क्या कर दिया है, 5%, 18%। अर्लियर 4 स्लैब्स थे, उसको हमने 2 में डिवाइड कर दिया है, 5% है, 18% है। कुछ पैसे हमने जीएसटी को एग्जाम्प्ट हटा दिया है। एक कहता है कि 40% किसके लिए, लग्जरी एंड सिन गुड्स, लाइक टोबैको है, अदर चीज़ें होती हैं जो हार्मफुल होती हैं बॉडी के लिए, सिन गुड्स हो गए, लग्जरी गुड्स काफ़ी महंगे जो चीज़ें होती हैं उसके लिए 40% है। तो बेसिकली क्या है, 2 स्लैब स्ट्रक्चर हमारा हो गया है, सिंपल सी बात है। देखो अब देखो इससे फ़ायदा क्या है, फर्स्ट चीज़ क्या देखेंगे, फ्यूअर, मतलब कम रेट्स हैं, ज़्यादा रेट्स नहीं है, कम स्लैब्स हैं, 5%, 18%। उससे कहता है ईजियर क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई करने में आसानी है, ठीक है। फ्यूअर डिस्प्यूट्स, जब क्लासिफिकेशन में आसानी होगी तो डिस्प्यूट्स कम आएंगे हमारे पास। स्मूदर एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्प्यूट्स चूँकि कम आएंगे तो हमारा फोकस कहाँ होगा, टैक्स कलेक्शन पे, इसको स्ट्रेंथेन करने पे, ना कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने पे, ठीक है। फॉर सिटीजन्स एसेंशियल्स बिकम चीपर, जो बेसिक नीड्स के जो सामान हैं सस्ते हो जाएंगे। बिजनेसेस के लिए कहता है प्रेडिक्टेबिलिटी इम्प्रूव्स। फॉर पॉलिसी मेकर्स रिफॉर्म मेक्स अ डिसाइसिव शिफ्ट फ्रॉम इंक्रीमेंटल, एक सेकेंड, टेकडिंग टू बोल्ड कंसोलिडेशन। इसमें कहता है देखो बेसिकली क्या है, सबके लिए मतलब कहता है ये प्लस प्लस है, विन विन सिचुएशन है। जो हाउस होल्ड्स हैं उनके लिए क्या हो जाएगा, सामान चीप हो जाएंगे। जो पॉलिसी मेकर्स उनके लिए कहता है कि चूँकि रेट्स काफ़ी कम हो गए हैं तो आगे उसको इम्प्लीमेंट करने में, डिफरेंट पॉलिसीज से जोड़ने में दिक्कत कम आएगी हमारे पास। जो बिजनेस पर्सन हैं उनको पता है कि 2 टाइप के रेट्स हैं, 5% है, 18% है, तो कहता है प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब कितना हमको कहाँ पे इन्वेस्ट करने से क्या फ़ायदा क्या घाटा होगा उसको समझने में आसानी होगी। अब देखो इसको एक फैक्ट दिया गया है, 56 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी जिसमें फैसला लिया गया था, उसको हेड किसने किया था, तो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी, उन्होंने हेड किया था, ठीक है। देखो देर आर 3 रीजन्स वाई दीज चेंजेस आर ट्रांसफॉर्मेटिव, कहता है ये ट्रांसफॉर्मेटिव है, मतलब सिर्फ चेंज नहीं है, ये ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, काफ़ी आमूल चूल परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, फर्स्ट पहला कारण देखो कहता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया जा रहा है कि सभी, जो हम जानते हैं कि जीएसटी काउंसिल में राज्य के वित्त मंत्री भी होते हैं, तो ये जो डिसीजन लिया गया जीएसटी 2 होगा, ये यूनानिमस था, मतलब सभी मिनिस्टर, जितने भी फिनांस मिनिस्टर वहाँ बैठते हैं, सबने एक स्वर में क्या किया है, इसको अग्री करा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम कंसेंसस ऑफ ऑल स्टेट फिनांस मिनिस्टर्स इज हिस्टोरिक, अभी के माहौल में, ठीक है। कहता है कि सभी राज्य के वित्त मंत्रियों का अग्रीमेंट मिलना एक बहुत बड़ी बात है। सेकंड कहता है कंसर्न्स अबाउट रेवेन्यू लॉस, मतलब ऐसा देखिए अभी तो नया नया आया है ये चीज़, तो इस पर कुछ लोग नेगेटिव भी बता रहे कि ऐसा हो सकता है, कंसर्न्स दिखा रहे हैं कि लॉस हो सकता है, ठीक है। उसके लिए कहा गया है कि ऐसा प्रैक्टिकल में नहीं होगा, आप देखना, मतलब समय आने पे बताया जाएगा कि प्रैक्टिकली कहता है कि सिंपलर स्ट्रक्चर अगर हम करते हैं तो कंप्लायंस बढ़ता है। उल्टा इससे बोल रहे हैं एन के सिंह, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि टैक्स हमारा, कलेक्शन हमारा बढ़ेगा, ठीक है। देखो थर्ड कहता है पोटेंशियल टू ट्रिगर वर्चुअस साइकिल, इट स्ट्रेंथेन्स इंडियाज इमेज एज प्रेडिक्टेबल रिफॉर्म ओरिएंटेड इकोनॉमी। इसका मतलब देखो क्या है, हम बार बार डिस्कशन कर रहे हैं इस चीज़ को, आपने देखा होगा कि इंडिया एक क्या है, कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़े, चाहे वो फॉरेन हो या प्राइवेट हो। तो अगर हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमने क्या देखा था कि क्यों नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि उसको लगता था, जो प्राइवेट सेक्टर है उसको लगता था ऐसा कि जो डिमांड है, जो डिमांड बढ़ी है लोगों की, वो किस लिए बढ़ी है, तो गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स चला दी है, कुछ फ्री पैसा देने का, कुछ राशन पानी देने का, जो भी करने का, जिससे कि अदर चीज़ों का डिमांड यहाँ बढ़ गया है। तो उस डिमांड को वो लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, क्यों, उनको लगता है जब वो स्कीम्स बंद हो जाएगी तो डिमांड जल्दी से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कहता है फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें, उनको लगता है कि इंडिया काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जगह है, यहाँ पे लॉज इतने सारे हैं, दिस दैट जो भी है, तो अगर हम जीएसटी को थोड़ा सा ईज कर देते हैं, यहाँ पे हमने चूँकि 2 स्लैब में कन्वर्ट कर दिया है, तो दोनों तरफ फ़ायदा क्या होगा हमारा कि इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस होंगी,
हो सकता है, मतलब ये उसको ऐसा नहीं बोले कि हो ही जाएगा, हो सकता है, अदर फैक्टर्स भी होते हैं, तो कह सकते हैं कि एक एक एज अ फैक्टर काम कर सकता है हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करने का। क्यों? क्योंकि आसान हो चुका है, स्ट्रक्चर्स धीरे धीरे ईजी हो गए हैं समझने में। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, दो फैक्ट्स हैं, दो फैक्ट्स देखेंगे हम प्रीलिम्स के रिगार्डिंग। पहला कहता है, एक आर्टिकल दिया गया था छत्तीसगढ़ के रिगार्डिंग, उसमें कुछ टाइगर रिजर्व्स हैं, बस नाम जानेंगे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं। देखो, पहला कहता है गुरु घासीदास तमोर पिंगला रिजर्व। ये क्या है? इंडिया का 56वां टाइगर रिजर्व बना था ये। आपको बताना कमेंट सेक्शन में रिसेंटली किस टाइगर रिजर्व को, मतलब सबसे रिसेंट कौन सा टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ठीक है, इसमें कहता है कि ये थर्ड लार्जेस्ट है, जो गुरु घासीदास तमोर पिंगला रिजर्व है ना टाइगर रिजर्व, वो थर्ड लार्जेस्ट है भारत में। आपको बताना है या फिर लिखना है अपने नोट्स में, फर्स्ट टू कौन आते हैं। थर्ड तो ये हो गया घासीदास वाला, फर्स्ट टू कौन है? ये है कहाँ? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, इसमें कहता है अदर 3 टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ में अदर 3 टाइगर रिजर्व हैं, इंद्रावती, उदांती सिदांती, गाड़िया बंद दमताड़ी, अचान कमार। अचान कमार जो छत्तीसगढ़ में है, वो छत्तीसगढ़ की बात की जाए वहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर्स यहाँ पे रहते हैं। फैक्ट्स था यहाँ देखो, यहाँ पे कहता है कि देखिए नाम दिया गया टीवा, टीवा ट्राइब्स दिख रहा है, हल्का सा इलाज करते हैं। टीवा ट्राइब्स कहाँ का है ये? टीवा ट्राइब्स असम की बात हो रही है। देखिए फैक्ट यहाँ पे 3 है। फर्स्ट क्या है? टीवा ट्राइब कहाँ रहते हैं? असम में। असम में कहाँ रहते हैं? कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट। तो कार्बी एंगलोंग है कहाँ? असम में है, ध्यान रखिएगा, मिजोरम मणिपुर में नहीं है। कार्बी एंगलोंग के बाद डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? असम में। फिर देखो, एक फेस्टिवल है लांगखुन फेस्टिवल। लांगखुन फेस्टिवल किसका है? टीवा ट्राइब का है। कहाँ होता है? असम में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, लास्ट टॉपिक हमारा आज का है, इसमें कहता है लॉस्ट इन स्पेस। आप अगर स्पेस में खो गए हो तो रास्ता कैसे पता करोगे आप? वहाँ पे जीपीएस मोबाइल लोकेशन तो होगा नहीं, तो वहाँ के लिए कहता है स्टार्स के माध्यम से। तो सिर्फ 2 स्टार्स, अगर 2 स्टार्स को तुम पकड़ के चलोगे तो तुमको पता चल सकता है तुम कहाँ जा रहे हो, दिशा क्या है तुम्हारी। तो इसमें एग्जाम्पल दे के समझाइए। इस प्रकार से अर्थ क्या करता है? सन के चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, बट हमें क्या लगता है कि अर्थ पूरब में निकल रहा है, पश्चिम में अस्त हो रहा है, हमें लगता है ना ऐसा। उसी प्रकार से कहता है कि अदर स्टार्स को भी अगर हम पकड़ें, हमें तो सन दिख रहा है ना, यहाँ से नेकेड आई से सन दिख रहा है, तो अगर हम अदर स्टार्स को पकड़ते हैं तो ऐसा जिस तरह हमें सन का एपोनेंट मूवमेंट लगता है ईस्ट वेस्ट में हो रहा है, उसी तरह से अदर स्टार्स का भी लग सकता है, वो शिफ्ट कर रहे हैं स्टार्स, लेकिन शिफ्ट करेंगे नहीं, हमें अर्थ के घूमने के कारण ऐसा फील हो सकता है कि वो स्टार्स शिफ्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल देता है, अगर कैंडल है, कोई मोमबत्ती है, आप उसको सामने रखो, एक बार इस आँख को बंद करो, लेफ्ट आई से देखो, लेफ्ट को बंद करो, राइट आई से देखो, तो कैंडल तो वही है, बट आपके देखने का जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, देखो इसमें एक इम्पॉर्टेंट देखो फैक्ट हम देखेंगे बस, नो जीपीएस इन स्पेस। देखो बहुत लोगों को पता है, कुछ लोग कंफ्यूज भी कर सकते हैं, तो जीपीएस स्पेस में काम नहीं करता है। ठीक है, यहाँ देखो, व्हाट इज़ न्यू होराइजन्स, ये क्या है पूछ सकता है। ये नासा का एक प्रोजेक्ट है न्यू होराइजन्स, जो कि प्लूटो को एक्सप्लोर करने के लिए 2006 में इसको लॉन्च किया जाता है। न्यू होराइजन्स को प्लूटो को एक्सप्लोर करने के लिए, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए 2006 में उसको लॉन्च करते हैं हम। ठीक है, और प्लूटो के मून्स के बारे में जानने के लिए। ठीक है, लेटर क्या होता है, इसको उसने जानकारी हासिल कर ली, फिर क्या होता है, काइपर बेल्ट है, डिस्क ऑफ रे रॉक्स डस्ट इन आउटर एज ऑफ द सोलर सिस्टम। कहता है हमारा जो सौर मंडल है सोलर सिस्टम है, तो अब मान के चलो उसकी बाउंड्री है, मतलब उसका कह सकते हैं कि हाँ बाउंड्री उसका है, आउटर एज है उसका। ठीक है, तो वहाँ तक भी चला जाता है, ये उसको देखता समझता है वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, न्यू होराइजन्स फ्लू बाय प्लूटो इन 2015, बहुत अच्छी बात है। प्लूटो के पास से कब गुजरता है? 2015 में। ठीक है, 24 में क्या होता है, स्पेस क्राफ्ट वेंट बियॉन्ड 60 टाइम्स द सन अर्थ डिस्टेंस। कहता है कि 60 टाइम्स सन अर्थ का जो डिस्टेंस है उसके 60 गुना ज़्यादा आगे भाग जाता है, वो एक रिकॉर्ड है, बट आगे वो भाग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि इसमें इसी के लिए कहता है कि वापस इसको कैसे लाया जाए, तो उसमें कुछ ऐसे साइंटिस्ट कुछ गुना भाग करेंगे इसमें। तो मेन मुद्दा क्या है कि 2 स्टार्स को पकड़ के चलेंगे, अगर हम डिस्टेंस को नाप लेंगे उनके हिसाब से, तो हम पता कर सकते हैं वो नॉर्थ जाना है कहाँ जाना है। यहाँ पे देखिए कहता क्या है, इंटर प्लानिटरी मिशंस लाइक न्यू होराइजन्स आर ट्रैक्ड बाय नासाज डीप स्पेस नेटवर्क DSN। नाम क्या है? डीप स्पेस नेटवर्क किसका है? नासा का है। क्या करता है ये? ऐसे मिशंस जो कि अर्थ के अलावा जैसे मार्स है, प्लूटो, कहीं भी जाते हैं मिशंस, क्राफ्ट वगैरह जाते हैं, उसको ट्रैक कैसे करते हैं, किसके माध्यम से? तो DSN के माध्यम से। ये क्या है? ग्लोबल एरे ऑफ जायंट रेडियो एंटीनास दैट सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम स्पेस क्राफ्ट। जो स्पेस क्राफ्ट ऊपर में गया है काम करने को, वो सिग्नल भेजता है एंटीना को, वहाँ से हम इसको
अपने पास बुलाते हैं, समझते हैं चीज़ों को। फिर कहता है लेकिन दिक्कत क्या है कि जो डीएसएल नेटवर्क जो है वो अर्थ सेंटर्ड है, अर्थ पे रहेगा ना, तो अर्थ सेंटर्ड है। इसलिए अगर स्पेस क्राफ्ट की लोकेशन अर्थ से ज़्यादा दूरी पे चली जाए, काफ़ी आगे वो भाग जाए, तो इसको ट्रैक करने में कहता है कि काफ़ी दिक्कत हो सकती है, सिग्नल ब्रेक कर सकता है। ओके, देखो तो न्यू स्टडी बताता है सिंपल वे टू डू सो यूजिंग स्टेलर पैरेलैक्स। हमने देखा था क्या होता है ये, कि अर्थ के मूवमेंट की वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि स्टार्स क्या कर रहा है, पोजीशंस को चेंज कर रहा है, इसको कहते हैं स्टेलर पैरेलैक्स। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस को, उस क्राफ्ट के लोकेशन को हम पता कर सकते हैं। ठीक है, देखिए वही कहता है एज अर्थ ऑर्बिट्स द सन स्टार्स पोजीशन रिलेटिव टू अदर स्टार्स माइट सीम टू शिफ्ट। समझा था हमने इस चीज़ को। अब देखो यहाँ देखना है, हाँ देखो 2 स्टार्स का देखिए नाम दिया गया है। फर्स्ट है प्रॉक्सिमा सेंटोरी, वोल्फ 359। इसको ध्यान रखो, ये दोनों क्या है, स्टार्स हैं। प्रॉक्सिमा सेंटोरी क्या है, स्टार है। वुल्फ 359 क्या है, स्टार है। लोकेटेड 4.2 लाइट ईयर्स एंड 7.9 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ। ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंटोरी कितना अवे है, 4.2 लाइट ईयर्स अवे है। वुल्फ 359 कितना दूर है, 7.9 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ है। ठीक है, देखो एक ध्यान रखना है। हाँ, एक फैक्ट देखो यहाँ कहता है, ये जो वुल्फ 359 जो स्टार है ना, इसके बारे में कहता है ये क्लोज टू 90 डिग्री अवे फ्रॉम प्रॉक्सिमा। मतलब इसका जो एंगल है ना इस तरह से कि 90 डिग्री, अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री अवे फ्रॉम प्रॉक्सिमा है, ये पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ देखो गाइया, गाइया स्पेसक्राफ्ट किसका है, ESA। ठीक है, न्यू होराइजन्स किसका है, नासा का है। गाइया स्पेसक्राफ्ट किसका है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। आगे देखते हैं। देखिए तो इस आर्टिकल के आगे में हमारे काम की चीज़ें नहीं है, बस जैसे कि देखिए ना क्या दिया गया है कि इतना डिग्री पैरेलैक्स था, इतना डिग्री क्लोज था, तो डिग्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें क्या ध्यान रखना है, व्हाट इज स्टेलर पैरेलैक्स, गाइया किसका स्पेसक्राफ्ट है, न्यू होराइजन्स किसका स्पेसक्राफ्ट है, डीएसएन क्या होता है, और एपरेंट मूवमेंट क्या होता है। वुल्फ 359 क्या है, स्टार है, कितना दूरी पे है, 7.9 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी क्या है, 4.2 लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ है। ठीक है, तो हमने एक सेकेंड यहाँ देख लेते हैं, फिर से टॉप पे आते हैं। हमने क्या देखा, डिस्कस क्या देखिए इन चीज़ों को। आपको देखिए फोकस क्या करना है इस पे, ये इजराइल अटैक ऑन दोहा, क्योंकि दोहा जो है ना, आपने देखा कि दोहा जो है एक डिप्लोमेटिक हब, एक शब्द को ध्यान रखिए, डिप्लोमेटिक हब के रूप में इमर्ज कर रहा है। यूएस को जब भी, यूएस को आप देखोगे मोस्टली कुछ एग्रीमेंट कराना होता है, कुछ कन्फ्लिक्ट को सॉल्व कराना होता है, वो ऐसे प्लेटफॉर्म को चुनता है, ऐसे जगह को चुनता है जहाँ पे दोनों पार्टीज आ सकें। तो दोहा उसमें भी टॉप पे चल रहा है। ठीक है, हमने देखा इन चीज़ों को। व्हाट इज़ फुल्ली लिटरेट, समझा हमने कि 95% जो लिटरेसी है उसको कहते हैं हम, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, की वो जगह फुल्ली लिटरेट हो चुकी है। व्हाट इज़ जियो टैगिंग देखा हमने, फिर हमने कुछ शॉर्ट न्यूज़ को देखा, एंड SCO देखा कि इसके डिमेंशंस क्या हैं, इश्यूज़ क्या हैं चाइना के साथ में। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए धन्यवाद।